नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, विद्यार्थियों की डिमांड है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स वर्क वगैरह प्रारंभ हो रहे हैं पीएचडी के लिए, तो इसलिए रिसर्च मेथोलॉजी पे कुछ वीडियोस बनाई जाए। कुछ वीडियोस मैंने पहले ही रिसर्च मेथोलॉजी के ऊपर डाल रखी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो कि थीसिस राइटिंग में बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं, और अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो थीसिस राइटिंग, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं शोध लेखन या शोध प्रबंध, तो शोध प्रबंध जो है वो बहुत स्तरीय नहीं बन पाता है, उसमें तमाम त्रुटियां रह जाती हैं। तो इसलिए जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो वर्षों से मैं रिसर्च मेथोलॉजी का अध्ययन अध्यापन कर रहा हूँ, तो अपने अनुभव के आधार पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। उसी के क्रम में आज ये फुटनोट्स या पाद टिप्पणी जिसे आप कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की सूचना मिलती रहे। और अब प्रायः हर एक दो दिन में एक नई वीडियो आती है, तो इसलिए आप अलर्ट रहें। और दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी शॉर्टकट का मेथड ना अपनाइए तैयारी में। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट का मेथड काम नहीं आएगा आपको। मेथड आपको तभी काम आएगा जब आप थारो स्टडी करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप एक अच्छे अधिकारी बन पाएंगे, अच्छे प्रोफेसर बन पाएंगे, या जिस किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे। फिलहाल आइए हम चर्चा करते हैं फुटनोट्स के ऊपर। मित्रों, इसके पहले कि फुटनोट पे बात करूं, आपको यह जान लेना चाहिए कि थीसिस राइटिंग जो है वो एक एकेडमिक वर्क है। हम लोग बहुत चीज़ें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, या और कोई चीज़ लिखते हैं, लेकिन थीसिस राइटिंग जो है वो अलग तरह की राइटिंग होती है। थीसिस राइटिंग में क्या होता है कि हम किसी विषय पर शोध करते हैं, और शोध करने के बाद जो हमारा मटेरियल वगैरह होता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको मथते हैं, और लंबे समय में जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके, उसकी व्याख्या करके तब हम लिखते हैं, और उसका प्रमाण भी हमें देना पड़ता है। थीसिस राइटिंग में ये है कि देखिए, थीसिस राइटिंग में और कहानी राइटिंग में इन सब में अंतर है। इन सब में अंतर यही है कि जब हम कोई रिसर्च से संबंधित या शोध से संबंधित लेखन करते हैं, तो हमें अपने एक एक स्टेटमेंट को, एक एक कथन को प्रमाणित करना पड़ता है। जबकि सामान्य अगर हम कोई लेख वगैरह लिख रहे हैं, हम कहानी लिख रहे हैं, कथा लिख रहे हैं, तो उसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। जिसे आप कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ नॉट फिक्शन, इतिहास जो है वो कहानी नहीं है, तो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, एंड फैक्ट्स मस्ट बी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो फैक्ट्स भी जो हैं, तथ्य भी जो हैं, उनका विश्लेषण होना चाहिए और उनकी व्याख्या होनी चाहिए, तब जाके हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो थीसिस राइटिंग के समय हमें बहुत सारे फुटनोट्स लगाने पड़ते हैं, पाठ टिप्पणियाँ लगानी पड़ती हैं, जैसे आप देखिए अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने कुछ बातें लिख दी हैं। मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं वो अंग्रेजी में बनाई हैं, और व्याख्या मैं हिंदी में कर दे रहा हूँ, जिससे कि दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो वाइल राइटिंग अ थीसिस, अ रिसर्चर यूजेस डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज। जब हम थीसिस लिखने लगते हैं तो लिखते समय हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बुक्स है, जर्नल्स है, पीरियडिकल्स है, और भी जो लिटरेचर हमने इकट्ठा किया है। बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं, उनके ट्रैवलॉग्स हैं, बहुत सारे जो सरकारी
पत्राचार वगैरह हैं, पीरियडिकल्स हैं और जर्नल्स हैं आपके, और भी जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, अगर कोई आर्कियोलॉजी वगैरह पे काम कर रहा है। बहुत सारी, आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और देयर आर न्यूमरस अदर सोर्सेज, बहुत सारे और भी अन्य स्रोत भी हैं, जैसे हम सर्वे करते हैं, हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं लोगों का। तो आजकल ओरल हिस्ट्री का भी ज़माना है, तो उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे जो है हम उसको साइट करेंगे, ये चीज़ें हम फुटनोट में सीखते हैं। तो आ रिसर्चर इज़ रिक्वायर्ड टू गिव प्रॉपर क्रेडिट टू दीज सोर्सेज एंड दियर ऑथर्स। तो देखिए, हमसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च किया है, हमसे पहले जिन लोगों ने शोध किया है, उन्होंने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो हमारे लिए बड़े मददगार होते हैं। तो ये जितने भी सोर्सेज आप देख रहे हैं, वो चाहे बुक्स हों, जर्नल्स हों, पीरियडिकल्स हों, और जो भी हिस्टोरिकल लिटरेचर हो, ट्रेवलॉग्स हो, लेटर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इंटरव्यू के जो हमारे निष्कर्ष हैं वो हों, या और भी हमारे जो सोर्सेज हैं, किसी भी तरह से जहाँ से भी हमने मटेरियल इकट्ठा किया है, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं हमारे, उनको हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन यूज़ करते समय उनको हमें प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ेगा, यानी जिन व्यक्तियों ने ये काम किया है, उन व्यक्तियों को, उनके विचारों का, उनके लेखन का हमें सम्मान करना पड़ेगा। तो देयर इज़, मतलब देयर इज़ आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन आइडियाज़। तो हम लोग जो है वो जो ह्यूमन आइडियाज़ हैं उसका एक पार्ट बनने जा रहे हैं। तो हमें जो लोग पहले से कुछ काम कर गए हैं उनके बारे में, जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, जो बैकग्राउंड लिटरेचर जिसे आप कह रहे हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है, अ थीसिस यूजुअली इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग द बैकग्राउंड लिटरेचर टू अ सब्जेक्ट। तो जो भी बैकग्राउंड लिटरेचर है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको हम लोग अच्छी तरह से गहराई से देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए उनको ड्यू क्रेडिट देना ये हमारा फ़र्ज है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए किसी और ने काम किया है और उसके काम को हम साइट नहीं कर रहे हैं, उसके काम को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको हम फुटनोट्स में नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम बौद्धिक चोरी कर रहे हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज हियर नॉट ओनली पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन कल्चर बट ऑफ प्रोवाइडिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड। तो हम एक नया पर्सपेक्टिव देने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये बातें आप ध्यान में रखें कि रिसर्चर इज रिक्वायर्ड टू गिव प्रॉपर क्रेडिट टू दीज सोर्सेज एंड दियर ऑथर्स। अब आप देखें, एवरी रिसर्चर इंक्लूड्स एडिशनल मटेरियल एंड इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इट इन द टेक्स्ट ऑफ द थीसिस। तो प्रत्येक रिसर्चर जो है वो बहुत सारा एडिशनल मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल उपलब्ध है उसके अलावा और भी अतिरिक्त मटेरियल जो है वो इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद वो उनका उपयोग करता है। तो मित्रों, जो भी मटेरियल हम लोग जहाँ से भी इकट्ठा करते हैं, कई बार क्या होता है कि उसको हम ऊपर जब हम अपना टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो उसी टेक्स्ट में ही उसको घुसेड़ देते हैं, उसी में उसका हम कोई रेफरेंस नहीं देते, उसको उसी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इट इन द टेक्स्ट ऑफ द थीसिस। तो टेक्स्ट ऑफ द थीसिस यानी कि थीसिस के, शोध प्रबंध के टेक्स्ट में जो हम लोग लिख रहे होते हैं उसी में उसको समाहित कर देना ये ठीक नहीं है। क्यों? द प्रॉपर प्लेस ऑफ सच मटेरियल्स इज फुटनोट एट द बॉटम ऑफ ईच पेज और एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर।
तो प्रॉपर प्लेस कहाँ है, जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उचित स्थान कहाँ है? उसका उचित स्थान है प्रत्येक पेज के नीचे। अभी आगे की स्लाइड्स में कैसे फुटनोट्स लगाए जाते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो या एंड ऑफ द चैप्टर, आजकल ये चलन हो गया है कि जहाँ चैप्टर समाप्त हो रहा है फुटनोट्स लोग वहीं लगाते हैं। लेकिन देखिए, एक अच्छा रिसर्चर में मेरी ये सलाह है कि एक अच्छा रिसर्चर प्रत्येक पृष्ठ पर बॉटम ऑफ द पेज पे ही फुटनोट लगाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे एग्जामिनर को देखने में भी आसानी होती है, आपने कहाँ कहाँ से मटेरियल लिया है, आपने किन सोर्सेस का प्रयोग किया है, किन सोर्सेस का आपने इस्तेमाल किया है, तो इससे बहुत आसानी होती है। तो इसलिए अगर आप बॉटम ऑफ द पेज में, बॉटम ऑफ ईच पेज पे अगर आप फुटनोट्स लगाएं तो वो ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा उपयोगी होता है। और तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप फुटनोट्स लगा रहे हैं तो फुटनोट्स लगाते समय उनकी नंबरिंग सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर टेक्स्ट में कोई और नंबर है, नीचे कोई दूसरा नंबर पड़ जाए, तो दोनों में तालमेल होना ज़रूरी। जैसे ऊपर आपने जहाँ पे न्यूमरल्स लगाए हैं तो फुटनोट में भी जो है उन्हीं न्यूमरल्स का ही उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर तो 9 नंबर है और नीचे 10 नंबर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका भी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों। फुटनोट्स क्यों आवश्यक हैं? आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आखिर फुटनोट्स क्यों आवश्यक हैं, वाई फुटनोट्स आर नेसेसरी, वाई वी यूज फुटनोट्स, हम फुटनोट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो फुटनोट्स enables us the reader enables the reader to know about the source of information which a research work contains। तो फुटनोट हमें उस स्रोत के बारे में सूचना देता है जिसका रिसर्च वर्क में प्रयोग किया गया है। तो इसलिए फुटनोट जरूरी है। भाई आपने, अब किसी ने पूछ लिया आपसे कि आपने ये बातें लिखी हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो आप कह सकते हैं आप फुटनोट में देखिए, हमने प्रमाण दिया है। वो प्रमाण आपका प्राइमरी सोर्सेज से भी हो सकता है, वो प्रमाण आपका सेकेंडरी सोर्सेज से भी हो सकता है। तो इसलिए फुटनोट्स क्या करता है? फुटनोट्स हमें इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि हमने सूचना कहाँ से प्राप्त की है उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो रिसर्चर जो है वो ही विल बी एबल टू चेक द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च वर्क। अब जैसे मान लीजिए किसी ने फुटनोट्स का इस्तेमाल किया है कहीं से, तो उसने मेंशन किया है फुटनोट में बाकायदे कि कौन सा राइटर है और कौन से पब्लिकेशन की पुस्तक है, कौन से ईयर की है, कहाँ से छपी है वो पुस्तक। तो आप उस पुस्तक को देख सकते हैं। उस पुस्तक को देख करके आप ये भी जांच कर सकते हैं कि रिसर्चर ने जिस फुटनोट का इस्तेमाल किया है क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो ऑथेंटिक है, या केवल ऐसे ही दिखावे में बस उसने फुटनोट लगा दिया कि जितने ज़्यादा फुटनोट रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा रिसर्च वर्क अच्छा लगेगा देखने में। तो ऐसे नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। फुटनोट जो है वो कोई सजावट की वस्तु नहीं है। फुटनोट्स जो है, द पर्पज ऑफ फुटनोट्स इज़ नॉट डेकोरेशन ऑफ द थीसिस। तो थीसिस को डेकोरेट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। वट एवर स्टेटमेंट अ रिसर्चर इज गिविंग ही विल हैव टू सब्सटेंशिएट हिज स्टेटमेंट। जो भी कथन शोधार्थी का है उसको उसे प्रमाणित करना पड़ेगा। इसलिए फुटनोट्स जो है वो ज़रूरी हैं, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी को जांचा जा सके। तो ही विल बी एबल टू एक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। तो एक रिसर्चर जो है, एक शोधार्थी तो है, वो उस टॉपिक के बारे में और अधिक सूचना इकट्ठा कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया, हमें किसी पुस्तक से या किसी सोर्स से, वो प्राइमरी सोर्स हो या सेकेंडरी सोर्स हो, हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही लेते हैं। हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा और भी बातें कही गई हों, तो एक रिसर्चर जो है वो उन बातों की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है
फुटनोट्स को देख करके उन सोर्सेस तक पहुंच करके वो, तो thus the purpose of footnote is to cite an authority and supply additional material on the topic and also serve the purpose of cross references। तो फुटनोट का जो उद्देश्य है, फुटनोट का उद्देश्य ये है कि वो आपको एडिशनल मटेरियल यानी कि अतिरिक्त मटेरियल जो है वो प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो है आपको जो भी आपका आप क्रॉस रेफरेंसेस जो है वो भी, जो आपका पर्पज है क्रॉस रेफरेंसेस का, वो पर्पस भी आपका सॉल्व होता है, वो उद्देश्य भी आपका क्रॉस रेफरेंस का भी पूरा होता है। तो जो फुटनोट्स हैं वो हमें बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करती हैं, हमें बहुत सारी अतिरिक्त सूचनाएं देती हैं। तो क्रॉस रेफरेंसेस का मतलब यही है कि कभी कभी जो है वो जो मुख्य पाठ है उससे भिन्न सूचनाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी सूचनाएं, वो चाहे लेखक के बारे में, चाहे जो कुछ उसने लिखा है, और तो कोई भी रिसर्च वर्क है या कोई भी पुस्तक है उसको पढ़ करके हम बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और तो एक दूसरे, अब जैसे क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के संदर्भों का उपयोग करते हैं। जैसे आपने कुछ लिख दिया, उसका उपयोग मैंने किया, मैंने कुछ लिखा है, उसका उपयोग आपने किया। तो इस तरह से जो है ये क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं। और तो बहुत सारे, अब जैसे जो फुटनोट्स होते हैं, कई तरह के फुटनोट्स होते हैं, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, रिसर्च वर्क्स को देखेंगे, आप जो लाइब्रेरी में बैठिए, लाइब्रेरी में बैठ के थीसिस वगैरह देखिए, तो उसमें आपको मिलेगा कि फुटनोट्स कितने तरह से लगाया जाता है। तो इसका कुछ एग्जांपल मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दूंगा। तो अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने ये कहा कि सजावट के लिए फुटनोट्स का प्रयोग कर देते हैं, तो केवल सजावट के लिए जो है फुटनोट्स का प्रयोग नहीं करना। अगर आवश्यक है तभी आप फुटनोट्स को डालें। ऐसा नहीं कि हर एक लाइन आप लिखें तो एक लाइन के बाद आप फुटनोट डाल दें, फिर दूसरी लाइन और हर लाइन के बाद फुटनोट डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका अपना क्या रह जाएगा? आखिर आपने भी तो कुछ शोध किया है, कुछ काम किया है, तो आपकी मौलिकता जो है वो बनी रहनी चाहिए। ये आवश्यक है कि आपकी मौलिकता का हनन ना हो। तो इसका भी आप ध्यान रखें, इसलिए जहाँ आवश्यक हो वहीं फुटनोट्स लगाएं। कुछ बातें जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है वो मैं भी आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा। जैसे न्यूमरल्स हैं, अब जैसे हम लोग आप देखते हैं जो टेक्स्ट हमारा होता है उस टेक्स्ट में नंबरिंग पड़ी रहती है, 1 2 3 4 5 6 27 28 30 31, मतलब इस तरह की नंबरिंग पड़ी रहती है। तो आप सोचते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं? ये न्यूमरल्स जो है वो उसके बाद जहाँ आप न्यूमरल लगाते हैं तो नीचे आप फुटनोट देते हैं बॉटम पेज पे। तो जब आप फुटनोट देते हैं तो जो न्यूमरल जो है, न्यूमरल से पहले जो लाइन लिखी गई है या जो पैराग्राफ लिखा गया है उसके बारे में हम फुटनोट्स में उसको साइट करते हैं। ये बताते हैं कि ये यहाँ से हमने लिया है या यहाँ से हमें इसको लिखने की प्रेरणा मिली है। तो इसलिए जो न्यूमरल्स हैं वो प्रॉपर प्लेस पर ही लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात तो आप चौथी लाइन में कह रहे हैं और न्यूमरल आप लगा रहे हैं 10वीं लाइन में। तो अगर जो बात आप चौथी लाइन में कह रहे हैं उसी के बाद ही न्यूमरल लगना चाहिए। ये नहीं कि वो आप न्यूमरल जो है कहीं भी लगा दें, 10वीं लाइन में, 18वीं लाइन में, 19वीं लाइन में, ऐसे नहीं होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि न्यूमरल शुड बी प्लेस्ड एट प्रॉपर प्लेस इन द सेंटेंस, मोस्टली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और अ स्टेटमेंट। तो प्रायः न्यूमरल्स वहाँ लगाया जाता है जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है या जहाँ स्टेटमेंट या जहाँ कथन समाप्त हो रहा है।
कई बार हम बीच में भी न्यूमरल्स लगाते हैं, कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं, तो उनको हम दूसरे तरीके से फुटनोट्स में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए भाई हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ गया, आपने वहाँ पे न्यूमरल लगा दिया और फिर उसके बाद उसको फुटनोट में टिप्पणी के रूप में एक्सप्लेन कर दिया, उसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि नेम ऑफ द ऑथर्स एडिटर्स मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर। जो नियम है, ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रकाशन का नाम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद पुस्तक का नाम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आप लेखक का नाम लिख रहे हैं कि भाई चलो सारी चीज़ें आ गई, ऐसे नहीं होता है। जो प्रॉपर ऑर्डर है, सबसे पहले लेखक का नाम आएगा। लेखक का नाम भी आप कैसे लिखा जाएगा, पहले टाइटल लिखी जाएगी कि पहले उसका नाम लिखा जाएगा, फिर उसके बाद पुस्तक का नाम लिखा जाएगा। पुस्तक का नाम कैसे लिखा जाएगा, जैसे जनरली आजकल इटैलिक्स में टाइप करके लिखा जाता है। और तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसको देख लीजिए कि रेफरेंस टू बुक्स विल इंक्लूड ऑथर, एडिटर्स नेम, नेम ऑफ द बुक और जर्नल टाइप्ड इन इटैलिक्स, वॉल्यूम। कई बार क्या होता है, कोई कोई किताब जो है कई वॉल्यूम्स में होती है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जगन्नाथ सरकार की औरंगजेब है, वो 5 वॉल्यूम्स में है। इसी तरह से उनका फॉल ऑफ मुगल एम्पायर है, वो भी कई वॉल्यूम्स में है, 4 वॉल्यूम्स में है। तो कई बार पुस्तकें, अब जैसे ए एल श्रीवास्तव की अकबर है, वो 3 वॉल्यूम्स में है। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब जैसे अब कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो एक लंबी सीरीज है, या हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, जो है इलियट एंड डॉसन की, बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं उसकी। तो अगर आप वॉल्यूम का नंबर नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से लिया है। वॉल्यूम का नंबर लिखना आपके लिए ज़रूरी है। नेम ऑफ द पब्लिकेशन लिखना ज़रूरी है। प्लेस, कहाँ से पब्लिश हुई है, दिल्ली से, आगरा से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफर्ड से, जहाँ से भी पब्लिश हुई हो। ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना ज़रूरी है। क्यों ईयर ऑफ पब्लिकेशन इसलिए आवश्यक है, कई बार क्या होता है कि किसी किसी पुस्तक के कई संस्करण निकलते हैं। अब आपने कौन से संस्करण का प्रयोग किया है, तो हर संस्करण के बाद लेखक कोशिश ये करता है कि जो उसके पास फीडबैक आता है तो उसके अनुसार वो अपने टेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट करता है, अपने टेक्स्ट को संवर्धित करता है, उसमें सुधार करता है। तो इसलिए ईयर लिखना बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है, एक ही किताब अलग अलग संस्करण की है, अगर पेज नंबर उसमें गलत पड़ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक संस्करण 1985 का है, एक संस्करण 1992 का है, एक संस्करण 2023 का है, तो वही टेक्स्ट जो है आपको हर संस्करण में अलग अलग पेज पे दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ईयर लिखना ज़रूरी है, पेज नंबर लिखना ज़रूरी है, प्लेस लिखना ज़रूरी है, और साथ ही साथ प्रॉपर पंक्चुएशन टू इज ए नेसेसरी कंडीशन। मित्रों, प्रॉपर पंक्चुएशन, कई बार क्या होता है कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं, भाव स्पष्ट होना चाहिए। नहीं, भाव स्पष्ट नहीं होना चाहिए। भाव तो स्पष्ट होगा ही, लेकिन अगर प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ सेमी कोलन लगाना है, कहाँ कोलन लगाना है, कहाँ एपोस्ट्रोफी लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, डबल, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन सब चीज़ों की प्रॉपर हमें जानकारी, कहाँ हाइफन लगाना है, कहाँ डैश लगाना है, तो इन सब चीज़ों की हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों की हमें जानकारी नहीं होगी तो हम फुटनोट प्रॉपरली नहीं लगा सकते। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे फुटनोट्स एक साथ लगाने पड़ते हैं, एक ही न्यूमरल में हमें कई सारे फुटनोट्स लगाने पड़ते हैं। तो इस पे भी आपको ध्यान देना होगा कि पंक्चुएशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप पंक्चुएशन सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक जो है आपको आप सही ढंग से लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है। पंक्चुएशन पे आप ध्यान दें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उसकी जानकारी कर लें, थोड़ा 8-10 दिन जो है उसके ऊपर भी अभ्यास कर लें, ग्रामर पर भी अभ्यास कर लें। होता है, हम लोग लिखते पढ़ते रहते हैं, आदत बन जाती है। कई बार कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कहाँ से कोलन लगाना है, कहाँ कोलन लगाना है, कहाँ डैश लगाना है। तो अगर इसकी जानकारी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी। अब आइए हम आपको
कुछ बता रहे हैं। देखिए आपको हाउ टू प्लेस न्यूमरल्स, हम कैसे न्यूमरल्स लगाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ ये 7 नंबर है, 9 नंबर है, ये 4 गलत टाइप हो गया है, 10 नंबर होना चाहिए, ये 11 है, ये 12 है, 13 है, 14 है। तो ये न्यूमरल्स लगाए गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूमरल्स वहीं पे होने चाहिए। अब जैसे आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भू राजस्व से संबंधित विभिन्न प्रयोगों ने एक तरफ तो किसानों से निर्दयतापूर्वक वसूली की तथा दूसरी तरफ पुराने हिंदू एवं मुसलमान जमींदारों के स्थान पर बिचौलियों का एक नया वर्ग तैयार कर दिया। अब हमने यहाँ पे न्यूमरल लगाया है और हमें ये बात कहाँ से पता चली, ये ऊपर की 2-3 लाइनें जो हैं वो हमने 7 नंबर की फुटनोट में दिया हुआ है नीचे। तो इस तरह से न्यूमरल कहाँ पे लगाए जाने हैं, कैसे लगाए जाने हैं। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त करने के उपरांत बंगाल एवं बिहार का राजस्व, जो कि पूर्व के वर्ष में 1.23 करोड़ था, अब वो बढ़ करके 2.20 करोड़ रुपए हो गया। तो अब आप यहाँ देखें कि ये 8 नंबर है। तो ये जो डेटा है कि 1.23 करोड़ और 2.20 करोड़, ये कहाँ से मिला हमें। ये डेटा जो है ऐसे हवा में हम नहीं लिख सकते, हमें इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। तो इस फुटनोट में हम देख सकते हैं कि ये डेटा कहाँ दिया गया है। तो इस तरह से मित्रों आप न्यूमरल्स कहाँ लगाने हैं ये आप उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह आप अंग्रेजी में देख लीजिए, वो हिंदी में था। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी न्यूमरल्स जगह जगह लगे हुए हैं। अब इसमें आप जैसे देखिए कि हम ये बात करते हैं कि इट हैज़ आल्सो बीन सजेस्टेड दैट another possible source of this doctrine was Mahmud Pasikhwani, the early 5th century originator of वहीदिया एंड नक्ताविया सेक्ट। तब ये वहीदिया सेक्ट क्या है, नक्ताविया सेक्ट क्या है, और ये महमूद पासिख्वानी कौन है, तो इनके बारे में जानने के लिए हम इस फुटनोट में जब देखेंगे तो इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कोई भी, अब जैसे हमने यहाँ पे आप देखिए इन्होंने जिस पुस्तक का जो है वो उल्लेख किया हुआ है, तो फुटनोट दिया हुआ होना, तो इस जब आप ये फुटनोट देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस पेज नंबर पे इस पुस्तक में जो है। अब जैसे आईने रवाइये रोज़ी, इसका मतलब क्या होता है, रेगुलेशंस फॉर द प्रोविजन ऑफ लाइवलीहुड। तो ये फुटनोट जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये पुस्तक क्या है, कहाँ से पब्लिश हुई है, किसने लिखा है, क्या किया है, सारी डिटेल्स आपको उसमें मिलेंगी। इसी तरह आप देखिए कि फुटनोट्स एट द बॉटम ऑफ ईच, जैसे मैंने ये कहा कि फुटनोट्स जो है पेज के, जैसे यहाँ टेक्स्ट खत्म हो रहा है तो टेक्स्ट खत्म होने के बाद ये यहाँ बॉटम पे फुटनोट्स लगा है। जैसे आप देखिए कैसे लगाया गया, रिचर्ड रोटी एडिटेड। ये किताब इन्होंने लिखी नहीं है, ये किताब इन्होंने एडिट की है। कब एडिट की है, देखिए 1967 में, डेट इन्होंने यहीं पे दे दिया। द लिंग्विस्टिक टर्न एसेज इन फिलोसफिकल मेथड शिकागो, फॉर द रिवीजन ऑफ हिज व्यूज सी Richard Rotary, edited 1992, The Linguistic Turn, Essays in Philosophical Method, with 2 retrospective essays। अब आप देखिए इसमें और डिटेल में, कई बार चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती तो इसलिए इन्होंने पूरा डिटेल में, अब जैसे आप यहाँ रेफरेंस देखिए, यहाँ रेफरेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ एक नोट भी लिखा गया है कि फॉर इंस्टांस द हिस्टोरियन रिचर्ड इवेंस सेट द इंसिस्टेंस दैट ऑल हिस्ट्री इज discourse diverts attention from the real lives and sufferings of the people in the past। तो आप देखिए यहाँ पे नोट्स भी लिख दिया जाता है। कई बार क्या होता है, रेफरेंस मतलब ये जो रेफरेंसेस होते हैं, जो हमारे फुट नोट्स होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो चीज़ें जो है हम फुटनोट्स के जरिए ही प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं और बता भी सकते हैं। हम अपनी बात को प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं तुम्हें नहीं विश्वास है तो देख लो, ये वहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो इस तरह से मित्रों आप
और आगे आप देखिए, अब जैसे यहाँ पे फुट नोट्स, आप देखिए फुट नोट्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। देखिए यहाँ भी बॉटम में, अच्छा, एक अच्छी जो थीसिस होती है उसमें हमेशा फुट नोट्स जो है वो हर पेज के बॉटम पे ही दिए जाते हैं। अब जैसे आप देखिए, अब यहाँ पे आप ये कहेंगे पब्लिकेशन वगैरह नहीं दिया गया है, उसका कारण क्या है कि एक बार, बार बार, हर बार आपको पब्लिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेम पुस्तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप केवल उसका नाम दे दीजिए तो उससे चलेगा। अब जैसे आप देखिए कई बार क्या, अब ये जातक है, अब ये जातक 124 नंबर पे आप देखिए, अब इसमें क्या है, एक वॉल्यूम 1 होगा, उसका पृष्ठ संख्या 196-97, 2 वॉल्यूम 2 का पृष्ठ संख्या 419। अब आप देखिए उसके बाद फिर उसी सोर्स को इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ लिख दिया वही वॉल्यूम 2 में पृष्ठ संख्या 412, फिर वही, आपको बार बार ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से अब आप देखिए जो जातक है उनका इस्तेमाल किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक श्लोक भी उद्धृत कर दिया गया है, तो ये भी हम श्लोक का जो सार है वो हम ऊपर टेक्स्ट में प्रयोग करते हैं, और ओरिजिनल श्लोक जो है हमने यहाँ नीचे फुटनोट में डाल दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे sometimes the researcher requires to write notes to substantiate his statement while placing footnotes। कई बार क्या होता है कि जो फुटनोट्स लगाते समय शोधार्थी को अपनी बात प्रमाणित करने के लिए जो है वो टिप्पणी लिखनी होती है। अब जैसे आप देखिए यहाँ तो फुटनोट लगा है, जे.एन. फरकुहर, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सन्यासीज ऑफ वेदांत, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, जुलाई 1925, पेज 479 से 48। अब देखिए आप यहाँ क्या है, यहाँ हम, आप ये देखिए कि ये एक जर्नल से लिया गया है। तो जे.एन. फरकुहर का लेख है, शोध लेख है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सन्यासीज ऑफ वेदांत, और कहाँ छपा है ये, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। कौन से ईयर में, जुलाई 25 के कौन से वॉल्यूम में, ए, जुलाई 25 में ए बी 2 संस्करण निकले होंगे, तो ए में है। इसी कौन से पेज पे है ये पूरा लेख, तो 479 से 486 पेज तक। और फिर उसके बाद फिर उसी सोर्स से रेफरेंस दिया गया है दोबारा, तो केवल यहाँ ईबिट लिख दिया। अंग्रेजी वाले ईबिट लिखते हैं और हिंदी वाले वही लिख सकते हैं, या पूर्वोक्त लिख सकते हैं, पूर्वोक्त या वही। तो इस तरह से पेज 479 से 486। अब आप देखिए जो बात हम बताना चाहते हैं, यहाँ हमने एक टिप्पणी लिख दी है कि हमारे समक्ष रामायण और महाभारत कालीन, ये मैंने अपने एक रिसर्च से यहाँ पे दे दिया है। अब जैसे देखिए कैसे टिप्पणी लिखी, हमारे समक्ष रामायण और महाभारत कालीन प्राचीन योद्धा संत परशुराम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा विश्वामित्र आदि के उदाहरण हैं। विश्वामित्र ने राम को अस्त्र विद्या सिखाई थी तथा अनेक दिव्यास्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया था। अगस्त ऋषि ने राम को वनवास के समय दिव्यास्त्र भेंट किया था। ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख आता है, जिसमें भरतों और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। परशुनी के तट पर हुए इस युद्ध में भरतों का समर्थन वैदिक ऋषि वशिष्ठ तथा दशरागियों के समूह का समर्थन विश्वामित्र ने किया था। स्पष्ट है कि साधु संतों में सैनिकता का विकास अत्यंत प्राचीन है। अब आप देखिए यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ऋषि मुनि हमारे थे वो भी शस्त्र विद्या में पारंगत होते थे। ये हमने ऊपर टेक्स्ट में दिया है, लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए यहाँ हमने एक टिप्पणी देके कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप यहाँ देखिए कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन ऑफ सेम सोर्स इन द फुटनोट्स। कई बार क्या होता है हम बार बार एक ही सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अब यहाँ टेक्स्ट में फुटनोट्स हैं। अब जैसे आप देखिए वही 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 वही, कि एक ही जगह से हमने ढेर सारे रेफरेंसेस लिए हैं, तो उसको हम जो है वो उल्लेख यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है, अब जैसे एक बार आप देखिए, पहली बार हमने पूरा लिख दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद वही 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 ये चलता रहा। अंग्रेजी में आप करेंगे तो ईबिट 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 ईबिट, इस तरह से आप करेंगे। तो इस तरह से ये आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिपीट करते हैं रेफरेंसेस को सेम।
अब यहाँ आप देखिए, यहाँ यूज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एज ए सोर्स, हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जब सरकारी कागजात हम इस्तेमाल, अब जैसे ये मेरे ही शोध लेख का है ये, तो इसमें मैंने जो है वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने कोट किया है, उसके आधार पर मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। अब जैसे ये बहुत पहले कुछ मुकदमे थे, तो उससे संबंध डॉक्यूमेंट्स हैं ये। अब आपको ये बता दें कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 50 साल के बाद लगभग ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं नेशनल आर्काइव्स में, क्योंकि उस समय ये होता है कि अब लोकल लेवल पे इनकी ज़रूरत नहीं है, अब ये नेशनल लेवल पे उसको भेज दिया जाता है नेशनल आर्काइव्स में, जिससे कि जो शोधार्थी हैं वहाँ से जा कर के शोध कर सकें। अब आप इसमें देखिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ द फर्स्ट अपील नंबर 481 ऑफ 1927 इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद प्रिस्टिना। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने भी कोट किया है, सुरजीत सिन्हा और BN सरस्वती। कहाँ पे कोट किया है? एस्थेटिक्स ऑफ काशी में। इतने, इस किताब का पूरा जो डिटेल है वो पहले दिया जा चुका है। इसी तरह आप यहाँ देखिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ फर्स्ट अपील नंबर 58 ऑफ 1934 इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर। अब जैसे आप देखिए, अब यहाँ पे क्या, ये चूंकि मैंने दूसरी जगह से लिया है इनके यहाँ से, तो मैंने इनका नाम दे दिया यहाँ पे। मैं चाहता तो इनका नाम न भी देता तो भी चलता, लेकिन वो इनके प्रति असम्मान प्रकट करना होता है। अब चूंकि इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने खोजा है, इसलिए इनको पूरा क्रेडिट देना एक शोधार्थी का कर्तव्य होता है। तो इसलिए ये चीज़ कभी ना भूलें, किसी दूसरे की मेहनत को अपनी ना बताएं आप। तो इसलिए आप देखिए, यहाँ पे उनका नाम भी हमने दे दिया है कि ये चीज़ इन्होंने खोजी थी, और कहाँ पे लिखा है, इनकी किताब है एस्थेटिक्स ऑफ काशी, और इन्होंने उसके पृष्ठ 99 भी इस चीज़ का उल्लेख किया है। तो आगे भी आप देखिए इनका उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से मित्रों, साइट करते समय आप सावधान रहें, हर चीज़ को अपनी ना बताएं, आप जो है उसे, जिसने वो काम किया उसको ड्यू क्रेडिट आप जरूर दीजिए। अब यहाँ आप देखिए, मल्टीपल सोर्सेस टू सब्सटेंशिएट ए सिंगल स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि हम एक कथन को प्रमाणित करने के लिए ढेर सारे सोर्सेस को देते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ क्या है, जो बात ऊपर कही गई है इस रेफरेंस में, वो बात आप जगन्नाथ सरकार की हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज में भी देख सकते हैं, GS घुरिये के इंडियन साधुज में भी देख सकते हैं, PB कांडे के धर्मशास्त्र का इतिहास में भी देख सकते हैं, H.A. रोज की ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट में भी देख सकते हैं, JN भट्टाचार्य के हिंदू कास्ट में भी देख सकते हैं, BN सरस्वती सुरजीत सिन्हा में एस्थेटिक्स ऑफ काशी में भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप H.H. विल्सन की किताब है रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ द हिंदूज, उसमें भी देख सकते हैं। आप एशियाटिक रिसर्चेज में भी देख सकते हैं, और आप रॉबर्ट लेविस ग्रास की किताब साधुज ऑफ इंडिया में भी देख सकते हैं। यानी कि एक ही बात को आप ढेर सारी जगहों पे देख सकते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हमने इन सब का नाम लिख करके इन सब के प्रति भी सम्मान प्रकट किया है, जिन्होंने पहले से काम किया हुआ है बहुत सारा। तो अगर हम उनके सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, उनके परिश्रम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए, यूज ऑफ इटैलिक्स इन फुटनोट्स। कई बार क्या, फुटनोट्स में जब फुटनोट्स हम देते हैं, तो फुटनोट्स में हमें इटैलिक्स का प्रयोग कर कुछ विशेष चीज़ हम, अब जैसे आप ऊपर टेक्स्ट में भी देखिए, यहाँ जागीर है, यहाँ उम्राए मुमालिक है, इसी तरह से ये आप देखते हैं जगह जगह यहाँ भी इटैलिक्स का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ क्या है, यहाँ आप देखिए इटैलिक्स का प्रयोग किया गया है जगह जगह। क्यों? क्योंकि विशेष रूप से अगर हम किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, अलग से दिखाई पड़े, तो इसलिए हम आजकल इटैलिक्स का प्रयोग करते हैं। आजकल कंप्यूटर वगैरह का ज़माना है, तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जब मैनुअल टाइपिंग होती थी तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। आज आप किसी चीज़ को बोल्ड कर देते हैं, किसी चीज़ को इटैलिक्स में डाल देते हैं, किसी चीज़ को कलर कर देते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ मैंने इसको कलर भी कर दिया है, इसको हाईलाइट भी कर दिया है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, तो इन पे तुरंत नज़र जाती है, तो इसलिए इनका प्रयोग भी किया जाता है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ कुछ बातें आपको और बताना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि
जब हम कोई रेफरेंस बुक पढ़ने लगते हैं तो रेफरेंस बुक पढ़ते समय जो है हमें अजीब अजीब तरह के वर्ड्स दिखाई देते हैं जो नॉन इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। तो इन एकेडमिक राइटिंग समटाइम्स नॉन इंग्लिश वर्ड्स आर फाउंड। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप देखिए ये अ फोर्टियोरी, ये सब जो है वो लैटिन वर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? विद ग्रेटर रीजन। अब जैसे साइन क्वा नॉन, अनेसेसरी कंडीशन, इप्सो फैक्टो, बाय द वेरी फैक्ट। तो सिटेरिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एक्स पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड, प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का तो बहुत ज़्यादा प्रयोग आप सुनते ही होंगे। एट फर्स्ट साइट, अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड लीगल राइट्स, नॉन सेक्यूटर, डज नॉट फॉलो, मैग्नम आपस का भी खूब प्रयोग होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क, या अब जैसे कि अब जैसे हम ये कहें कि महाभारत इज द मैग्नम ऑपस ऑफ वेद व्यास, कि महाभारत जो है उनका एक ग्रेट वर्क है। रामायण इज द मैग्नम ऑपस ऑफ महर्षि वाल्मीकि। तो इसका प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ कहीं भी हो तो आप ऐसे शब्दों की एक सूची बना लीजिए, उनकी सूची बना करके, जिससे आपको कठिनाई ना हो। और अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक सूची बना करके अपने थीसिस में, अपने शोध प्रबंध में एक दो पेज पे दे दीजिएगा कि आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है, उनका क्या अर्थ होता है। अब थोड़ी सी बात कर लें, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के ज़माने में फटाफट हम लोग जो है वो इंटरनेट खोल के यहाँ से कॉपी किए, वहाँ पेस्ट किए, ये सब काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ भी हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है मित्रों। आप सब शोधार्थी हैं, आप सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, और आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, इतिहास बनाने जा रहे हैं, तो आप इन बातों पे ध्यान दें। केवल इंटरनेट से नकल कर लेना उचित नहीं होता। वाइल साइटिंग वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट वेबसाइट, अ रिसर्चर मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द authenticity of the sources as web pages are amended and updated more frequently than the printed matters। तो जो वेब पेजेस हैं उनमें बराबर सुधार किया जाता रहता है, उसमें अमेंडमेंट होता रहता है, बार बार होता रहता है, वेरी फ्रिक्वेंटली, यानी बार बार उसको अपडेट किया जाता है, उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आप विकीपीडिया वगैरह सोर्सेज देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, तो वो खुद भी कहते हैं कि आप इसको इम्प्रूव कीजिए। इंटरनेट पे बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशंस डाल देते हैं लोग जो है, तो आप हूबहू उसका इंटरनेट पे कोई चीज़ पढ़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। इंटरनेट पे पढ़ी है, लेकिन उसकी भी ऑथेंटिसिटी की जांच करना हमारा जो है काम है, एक रिसर्चर का काम है। नहीं तो एक रिसर्चर में, एक आम पाठक में, एक आम व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा? रिसर्चर का मतलब ये है सही गलत के निर्णय के ऊपर ध्यान देना, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ कितनी ऑथेंटिक है, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ तक प्रिंटेड मटेरियल्स का सवाल है, प्रिंटेड मटेरियल्स आर पब्लिश्ड इन अ कन्वेंशनल वे एंड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर अप्लाइड बिफोर पब्लिकेशन। तो while pages may not have been subject to same degree of quality control, तो इंटरनेट पेजेस जो है वो वेब पेजेस है आप कह सकते हैं। तो आप देखिए प्रिंटेड मटेरियल जो है उसमें क्या, आदमी ने कोई पुस्तक लिखी, कोई रिसर्च वर्क लिखा, पब्लिश हुई, उसकी एक वॉल्यूम गई, उसके बाद उसके पास फीडबैक आते हैं, यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है। तो एक कन्वेंशनल यानी पारंपरिक विधि होती है उसको देखने की, जांचने की। वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, उसमें करेक्शन करेगा, और करेक्शन करके फिर उसके बाद उसको दोबारा पब्लिश कराएगा। तो बिफोर पब्लिकेशन जो है क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर अप्लाइड। तो कैसे पुस्तक की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए, उसके जो मापदंड हैं, उसके जो मेजर्स हैं, उनको वो उपयोग में लाता है, उनको अप्लाई करता है। जबकि वेब पेज वगैरह पे क्या होता है कि वो उसमें सेम डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं होता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक बहुत बड़े राइटर हैं पॉल ऑलिवर। तो पॉल ऑलिवर ने हमारा ध्यान खींचा है आजकल इंटरनेट के ज़माने में जो इस तरह की बातें हो रही हैं। उनकी एक पुस्तक है राइटिंग योर थीसिस, तो उसमें उन्होंने ये बातें बहुत जोर दे करके कही हैं।
मित्रों, ऑल्सो टेक केयर अबाउट ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, abbreviations, italics and capitalization, uses of hyphens, dashes, numerals, apostrophe and above all consistency। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्रामर आपका सही होना चाहिए, पंक्चुएशन की आपको जानकारी होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एब्रीविएशंस का आपने प्रयोग किया है तो आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें। जैसे अब मान लीजिए कि आपने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आपने किया तो RASB, अब आपने ये लिख दिया एब्रीविएशन उसका बना दिया, तो एब्रीविएशन का एक पेज बना करके अपने थीसिस में डाल दीजिए, आप उसको आप फुटनोट में यूज़ कीजिएगा तो व्यक्ति समझ पाएगा कि हाँ आपने जो एब्रीविएशन इस्तेमाल किया वो क्या है। इटैलिक्स का प्रयोग मैंने आपको दिखाया अभी, कैपिटलाइजेशन वगैरह भी है, यूज ऑफ हाइफन्स है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें कैपिटल लेटर्स में लिखती हैं, कुछ चीज़ें बोल्ड करनी होती हैं, कहाँ हमें हाइफन इस्तेमाल करना है, कहाँ डैश लगाना है। अब जैसे हम कहते हैं, लिखते हैं कभी कभी, सुख दुख, इनके बीच में हाइफन होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अब जैसे हम कहते हैं उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियों को देखिए, उसके बाद हमें डैश लगाना होता है। न्यूमरल्स का प्रयोग मैंने आपको दिखाया ही। एपोस्ट्रॉफी क्या है, अब जैसे हम ये कई बार क्या होता है एपोस्ट्रॉफी एस हम लगाते हैं, जैसे कहते हैं हम कहीं पे हमें ये करना है का के अर्थ में लगाया जाता है। तो अब जैसे हम कहते हैं इट और इट्स, तो इट्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप सब विद्वान हैं, जानते हैं। एंड अबव ऑल कंसिस्टेंसी, देखिए कंसिस्टेंसी, निरंतरता होनी चाहिए, निरंतरता अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो ऑल दीज एज वर्च्यूज आर ऑफ इनॉर्मस एंड प्रैक्टिकल हेल्प टू द रिसर्चर एंड द रीडर एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक शोधकर्ता के लिए बहुत अधिक सहायक होती हैं। ये सारे जो वर्च्यूज हैं, ये सारे जो गुण हैं, ये एक शोधकर्ता के लिए बहुत सहायक हैं। सच एरर्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड एज इट विल क्रिएट इरिटेशन टू द एग्जामिनर। अगर आप पंक्चुएशन की गलतियां करेंगे, ग्रामर की गलतियां, एब्रीविएशन में गलतियां करेंगे, मतलब आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे, सही ढंग से साइट नहीं करेंगे, सही ढंग से फुटनोट्स वगैरह नहीं लगाएंगे, तो आपका एग्जामिनर निश्चित रूप से क्रोधित होगा, इरिटेट होगा और उसका बुरा परिणाम एक शोधकर्ता को भोगना पड़ सकता है। वो आपको रिव्यू के लिए दे सकता है कि फिर से आप लिखिए, आपका ये सही नहीं है, आपकी विपरीत रिपोर्ट दे सकता है, खराब रिपोर्ट दे सकता है। तो इसलिए मित्रों इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। ये बुकिश चर्चा नहीं है, ये चर्चा मैंने अपने अनुभव के आधार पर की है। फुटनोट्स के बारे में अक्सर किताबों में एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ दिया रहता है तो विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने डिटेल में फुटनोट्स के बारे में समझाया। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, केवल देख करके न निकल जाए। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको बना के दूंगा रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।